पिछले सीजन के एंडिंग में हमने देखा कि डेलोरेस से सबलाइम की हासिल करने के चक्कर में सिराक ने उसके सारे मेमोरीज मिटा दिए, जिन्हें याद नहीं सबलाइम यानी होस्ट का पैराडाइज, जहां पर वेस्ट वर्ल्ड के सारे होस्ट की कॉन्शियसनेस का डेटा स्टोर था। डेलोरेस ने आखिरी दम तक सिराक के हाथ वो की लगने नहीं दी। क्योंकि सबलाइम की तो इसने बर्नार्ड को दे दी थी। डेलोरेस के सेक्रीफाइस से मोटिवेट होकर मेव भी सिराक के खिलाफ हो गई। फिर केलब ने रहोबोम का कंट्रोल लेकर उसे डिलीट कर दिया। रहोबोम के खत्म होते ही सारी दुनिया में तबाही मच गई। डेलोरेस की होस्ट शार्लेट अपने फैमिली को खोने के बाद से ही पूरी तरह से नई पर्सन या होस्ट बन गई थी। शार्लेट डेलोस के दुबई वाले हेडक्वार्टर्स में सीक्रेटली ढेर सारे होस्ट को मास प्रोड्यूस कर रही थी। विलियम ने उसे रोकने की कोशिश की, बट शार्लेट ने इसका भी होस्ट कॉपी बना लिया था। फिर विलियम के होस्ट ने असली विलियम का गला काट दिया। डेलोरेस के कहने पर ह्यूमन सोसाइटी को फिर से रिसेट करने का हल ढूंढने बर्नार्ड सबलाइम के अंदर चला गया। बरसों तक वर्चुअल पैराडाइज में रहने के बाद बर्नार्ड फिर से होश में आ गया। ये एग्जैक्टली कितने दिनों तक सबलाइम में था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सीजन 4 की कहानी शुरू हुई इस सब के 7 साल बाद। सीजन 1 की तरह ही इसमें भी पैरेलली बहुत सारी स्टोरीज चल रहे थे, इसीलिए कंफ्यूजन को थोड़ा कम करने हम कैरेक्टर वाइज स्टोरीज का रिकैप करेंगे। मैन इन ब्लैक एके विलियम हुअर डैम के मालिक से मिलने गया था। शार्लेट ने विलियम के इस रोबोट वर्जन को डेलोस का सीईओ बना दिया। विलियम को हुअर डैम में बने सर्वर फार्म का डेटा चाहिए था, लेकिन विलियम के लाख समझाने के बावजूद भी प्रॉपर्टी के ओनर ने उसे डैम बेचने से इनकार कर दिया। यह सुनते ही विलियम के होस्ट ने ओनर को निहायत ही बैड अंदाज में बताया कि उसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो विलियम को आज हंसी खुशी प्रॉपर्टी बेचेगा या फिर कल विलियम ये प्रॉपर्टी उससे फ्री में ले लेगा। ये सुनते ही ओनर उसे पागल समझकर वापस घर चला गया, जहां उसका सामना ढेर सारी मक्खियों से हुआ। मक्खियों का हमला होते ही उस ओनर ने अपने सारे गैंग मेंबर्स को मार दिया और एकदम फ्री में प्रॉपर्टी विलियम के हवाले कर दी। डैम कब्जे में आते ही विलियम ने उसे भी खुद को मारने की इजाजत दे दी। इन हाई जैकिंग मक्खियों के बारे में भी हम आगे ही बात करेंगे। फिर हमारी मुलाकात हुई डेलोरेस के नए वर्जन यानी क्रिस्टीना से। क्रिस्टीना ओलंपियर एंटरटेनमेंट कंपनी में स्टोरी राइटर का काम करती थी। इसका काम है वीडियो गेम एनपीसी या साइड कैरेक्टर की स्टोरीज लिखना। क्रिस्टीना हमेशा अपने कैरेक्टर्स को हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी देना चाहती थी, बट मैनेजमेंट ने उसे फोर्स किया कि वो कैरेक्टर के लिए ट्रैजिक बैकग्राउंड और डार्क एंडिंग वाली स्टोरीज लिखे, क्योंकि जनता की यही मांग थी। क्रिस्टीना को लगातार पीटर मायर्स नाम का बंदा फोन करके परेशान कर रहा था। पीटर को लगता है कि क्रिस्टीना उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी, यानी क्रिस्टीना जो भी वीडियो गेम में इस कैरेक्टर की स्टोरी लिखती है वो इसके साथ रियल में होता है। रात में क्रिस्टीना की बालकनी में कोई मेज का सिंबल बना के चला गया। क्रिस्टीना का अकेलापन दूर करने उसकी रूममेट उसे ब्लाइंड डेट पर ले गई। फिर अपनी फेल डेट से घर वापस जाते वक्त क्रिस्टीना पर गुस्सेल पीटर ने हमला कर दिया। लकीली एक अननोन बंदे ने सही समय पर आकर पीटर को भगा दिया। अपनी जिंदगी से परेशान होकर अगली सुबह पीटर ने क्रिस्टीना की आंखों के सामने सुसाइड कर लिया। इस हादसे से अपना ध्यान हटाने क्रिस्टीना घर पर भी काम करने लगी। नीचे रास्ते पर टेडी जैसा दिखने वाला कोई होस्ट क्रिस्टीना पर नजर रखे हुए था। मेव सारी दुनिया से दूर अकेली अपने कैबिन इन द वुड्स में रह रही थी, लेकिन मेव की बस एक गलती की वजह से ये भी डेलोस के रडार में आ गई। विलियम के भेजे कुछ साथी होस्ट ने मेव को मारने की कोशिश की, बट अंत में वो सारे मेव के हाथों मारे गए। होस्ट मेमोरीज में विलियम को देखते ही मेव सीधा केलब से मिलने चली गई, जो मेव से अलग होने के बाद वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया था। केलब अब बीवी बच्चे वाला आदमी बन गया। लगातार मौत से भागते भागते केलब अब पीटीएसडी का शिकार हो गया था। केलब की हालत इस हद तक खराब थी कि वो अपनी बच्ची फ्रैंकी को तक बंदूक चलाना सिखाने लगा। केलब की बीवी उवादे इस बात से जरा भी खुश नहीं थी। हाँ, माना कि अपने वॉर वाले पास्ट की वजह से केलब थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन यही डर अपनी बेटी के दिल में ना डाले। लेकिन जल्द ही उवादे समझ गई कि केलब जो भी कर रहा था एकदम सही कर रहा था। विलियम के भेजे होस्ट ने केलब की फैमिली पर भी हमला कर दिया, लेकिन सही समय पर मेव ने वहां आकर सबको बचा लिया। फिर बीवी बच्चे को अपने दोस्तों के हवाले करके केलब मेव के साथ एक और जंग लड़ने चला गया। मेव का पता पूछने विलियम क्लेमेंटाइन से मिलने गया। फिर क्लेमेंटाइन के मुंह न खोलने पर विलियम ने उसे भी मार दिया। बाय द वे, आई होप के बार बार ये न बताना पड़े कि ये वाला विलियम असली विलियम नहीं बल्कि उसकी होस्ट कॉपी है, इसीलिए उसकी सारी उंगलियां सही सलामत है। उधर मेव और केलब विलियम को ढूंढते ढूंढते उसके दोस्त सेनेटर केन विटनी के घर चले गए। इधर आते ही मेव समझ गई कि डेलोस ने असली केन और उसकी बीवी को होस्ट से बदल दिया था। यानी डेलोस धीरे धीरे गवर्नमेंट में अपने होस्ट प्लांट कर रहे थे। मेव और केलब ने फौरन दोनों होस्ट को निपटा दिया।
सेनेटर होस्ट की मेमोरी से मेयो को पता चला कि शार्लेट ने ऐसे 249 और होस्ट प्लान किए थे। ये लोग साथ मिलकर कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने वाले थे। मेमोरीज में मेयो ने देखा कि शार्लेट के कहने पर विलियम के होस्ट ने असली सेनेटर को मार दिया और उसकी बीवी को अस्तबल में बंद कर दिया। अस्तबल पहुंचकर इन दोनों ने देखा कि सेनेटर की बीवी अब पूरी तरह से पगला चुकी थी। फिर इन दोनों को किसी स्पेशल इवेंट का इनविटेशन थमाकर इसने केलब पर हमला कर दिया। मेयो के पास सेनेटर की बीवी को मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। डेलोस ने क्लेमेंटाइन को रिसेट करके विलियम की असिस्टेंट बना दिया। जस्टिस डिपार्टमेंट को भी डेलोस के काम पर थोड़ा शक होने लगा था। ऑफिसर जिम नवारो के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी क्लेमेंटाइन ने उसे विलियम से मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं दी। वाइस प्रेसिडेंट नहीं चाहते कि डेलोस अमेरिका में वेस्टवर्ल्ड जैसा कोई और थीम पार्क खोले। फिर यूएस प्रेसिडेंट विलियम से मिलने सीधा उसके प्राइवेट गोल्फ कोर्स चले गए। इधर विलियम के कांस्टेंट शॉट्स देखकर वाइस प्रेसिडेंट साहब काफी हैरान थे, इंडिकेटिंग कि ये वाला विलियम वाकई में एक होस्ट है। वाइस प्रेसिडेंट के धमकाने के बावजूद भी विलियम टस से मस नहीं हुआ। ये तो नया थीम पार्क बना कर ही रहेगा। फिर विलियम ने इस पर गोल्फ क्लब से हमला कर दिया। उधर क्लेमेंटाइन ने प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स को भी मार दिया था। पीटर के सुसाइड के बाद से क्रिस्टीना काफी डिस्टर्ब हो गई थी। फिर इसकी रूममेट माया ने उसे बताया कि मरने से पहले पीटर ने ढेर सारा पैसा किसी होप सेंटर को डोनेट कर दिया था। ऑफिस जाते वक्त क्रिस्टीना की नजर इस बूढ़े होमलेस आदमी पर पड़ी जो सबको किसी टावर के बारे में चेतावनी दे रहा था। इस टावर को ढूंढना है तो पहले परिंदों को फॉलो करना होगा। फिर क्रिस्टीना ने देखा कि ऑफिस के बाहर ढेर सारे परिंदे मरे पड़े थे। क्रिस्टीना फौरन खराब तबीयत का बहाना बनाकर होप सेंटर की ओर निकल पड़ी, जो कि बरसों से बंद पड़ा था। यहाँ अगर क्रिस्टीना ने देखा कि इस होप सेंटर में पीटर के मरने से पहले ही उसके लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाई गई थी। अगर पीटर ने हाल ही में डोनेशन किया है तो होप सेंटर ने बरसों पहले उसके लिए स्पेशल विंग क्यों बनवा दी। क्रिस्टीना का दिमाग अब पूरी तरह से चकराने लगा था। इसने माया को कॉल करके बताया कि शायद वो पागल बनती जा रही है। होप सेंटर से वापस लौटते वक्त इसने फिर से उसी टावर के ड्राइंग्स देखे। मेव और केलब वो इन्विटेशन लेकर आर्ट पवेलियन पहुंच गए। ऊपर से तो पूरा हॉल खाली पड़ा था। असली सीक्रेट पार्टी तो बेसमेंट में चली थी। मेव और केलब किसी तरह रास्ता ढूंढकर इस गाला रूम में पहुंच गए। पार्टी शुरू होने के कुछ देर बाद इन्हें पता चला कि ये लोग तो एक ट्रेन में बैठे हैं। ये पार्टी एक्चुअली में डेलॉस के नए थीम पार्क की इनॉग्रेशन पार्टी थी। मेव और केलब समझ गए कि इनके पास अब बाकियों की तरह पार्टी अटेंड करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ऑफिसर नवारो को शक था कि डेलॉस धीरे धीरे हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल को होस्ट के साथ रिप्लेस कर रहे थे। शार्लेट ने क्लेमेंटाइन की मदद से नवारो को उसी की गाड़ी में बांध दिया और इसके सामने कन्फेस किया कि हाँ, नवारो का शक बिल्कुल सही था। ये लोग पावरफुल ह्यूमंस को होस्ट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, बट डोंट वरी, इन ह्यूमंस की जान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये तो बस ह्यूमंस को अपने मतलब के लिए कंट्रोल करके यूज करना चाहते हैं। इतना बोलकर शार्लेट ने नवारो की आंख में मक्खी घुसेड़ दी। यहां से निकलकर शार्लेट सीधा असली विलियम से मिलने चली गई, जो कि अब भी जिंदा है। शार्लेट ने ह्यूमन विलियम को किसी स्पेशल क्रायोजेनिक चेंबर में कैद करके रखा था। विलियम के होश में आते ही शार्लेट ने उसे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। शार्लेट होस्ट के साथ मिलकर एक नई दुनिया बनानी चाहती है, ऐसी दुनिया जहां होस्ट राज करेंगे और ह्यूमंस उनके गुलाम होंगे, यानी वेस्ट वर्ल्ड का उल्टा या अपसाइड डाउन वर्जन। दूसरी तरफ केलेब और मेव भी कपड़े बदलकर डेलॉस के बनाए नए थीम पार्क में पहुंच गए। डेलॉस का यह नया थीम पार्क 1920s के डिकेड से इंस्पायर्ड था। सबलाइम में घूमते वक्त बर्नार्ड को रियलिटी से रिलेटेड काफी सिमुलेशंस दिखे। फिर अपने बेटे चार्ली का पीछा करते बर्नार्ड इस व्हाइट टावर में घुस गया, जहां उसकी मुलाकात एक्चेटा से हुई। ये दोनों आराम से बैठे सिमुलेशन वर्ल्ड की बात कर रहे थे। यहाँ का टाइम बाहर के टाइम से काफी अलग चलता है। यहाँ के कुछ साल यानी बाहर की दुनिया के हजारों साल। यहाँ पर रहते हुए बर्नार्ड ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कई बार पूरी तरह से बर्बाद होते हुए देखा था। बर्नार्ड ने अब फ्यूचर के इतने ज्यादा सिमुलेशन देख लिए थे कि वो अब रियल वर्ल्ड में हो रहे हर एक इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है। बर्नार्ड ने इन्फिनिटी वॉर वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह फ्यूचर की हर एक पॉसिबिलिटी को देख लिया, यानी बर्नार्ड के पास अब फ्यूचर में झांकने की काबिलियत आ गई। बर्नार्ड ने इतने सारे सिमुलेशन इसीलिए देखे ताकि वो रियल वर्ल्ड में जाने के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक्सटिंक्ट होने से बचा सके, लेकिन उनमें से एक भी सिमुलेशन में बर्नार्ड खुद नहीं बच पाया। बर्नार्ड ने फाइनली ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन वो रास्ता भी आगे चलकर इसकी मौत की वजह बनेगा। एक्चेटा ने बर्नार्ड को बताया कि उसके पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो सिमुलेशन से बाहर निकलकर ह्यूमैनिटी को बचाने के चक्कर में अपनी कुर्बानी दे दे, या फिर इंसानों को बुलाकर खुशी खुशी इधर अपनी मन चाहे रियलिटी जिए।
ऑब्वियसली बर्नार्ड ने ह्यूमैनिटी को बचाने वाला रास्ता चूज किया। सिमुलेशन से बाहर आते ही बर्नार्ड को पता चला कि वो पिछले कई सालों से इसी एक ही जगह पर बैठा था। इतने सालों तक एशली स्टब्स लॉयल बेस्ट फ्रेंड की तरह बर्नार्ड पर नजर रखे हुए था। सोचो बरसों तक सिमुलेशन में रहकर बर्नार्ड ने ह्यूमंस पर कितनी रिसर्च की होगी। ह्यूमंस के एक्शंस और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में बर्नार्ड एकदम एक्सपर्ट बन गया। इतना कि इसे ये भी पता है कि कहां, कब और क्या खाने को मिलेगा। एशली बर्नार्ड के ये नए स्किल्स देखकर काफी हैरान था। लंच पर जाते वक्त बर्नार्ड ने एशली को साथ में खुदाई के लिए एक शवल लेने को कहा। जब एशली मस्त खाना खाने में बिजी था तब बर्नार्ड ने बाहर जाकर 2 बंदों को मार दिया और उनकी बॉडीज को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। कुछ देर बाद यहाँ पर एक ऑफ रोड ट्रक आ गई। बर्नार्ड ने गाड़ी में बैठी लड़की को बताया कि जिस 2 बंदों को यहाँ मिलने आई थी वो एक्चुअल में डेलॉस के भेजे होस्ट थे। फिर बर्नार्ड ने उसे मेज दिखाकर कहा कि इसकी गैंग और बर्नार्ड एक ही मिशन के लिए लड़ रहे थे। ये सुनते ही वो लड़की बर्नार्ड और एशली को अपने साथ ले जाने के लिए मान गई, बट रास्ते में इनकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी। एशली पूरी तरह से कंफ्यूज बर्नार्ड के साथ गाड़ी में बैठ गया। थीम पार्क पहुंचते ही मेव समझ गई कि ये पार्क तो एकदम वेस्टवर्ल्ड की कार्बन कॉपी है। इन्होंने इवन कैरेक्टर स्टोरीज तक कॉपी कर ली है। बस मेव और डेलोरिस जैसे कैरेक्टर की जगह अब नए होस्ट ने ले ली। मेव जानती थी कि पार्क के कंट्रोल रूम में पहुंचने इन्हें लोअर लेवल्स में जाना होगा। फिर स्टोरी को फॉलो करके थोड़ा खून खराबा करने के बाद मेव और केलब भी होस्ट के बॉडीज के बीच छुपकर कंट्रोल रूम पहुंच गए। याद है ना, मरने के बाद मेंटेनेंस बे के टेक्नीशियन सारी होस्ट बॉडीज को ऊपर से उठाकर यहीं लाते थे। लोअर लेवल में आते मेव को पता चला कि यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। इधर बाकी सब तो एकदम वेस्टवर्ल्ड की तरह था, बट कंट्रोल रूम का कोई अता पता नहीं। तभी अचानक से अलार्म बजने लगा और सस्ती डेलोरिस कुछ रिबेल होस्ट को लेकर यहाँ चली आई। मेव और केलब किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। केलब का दोस्त कार्वर उसकी फैमिली को सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फ्रैंकी को केलब के बिना कहीं नहीं जाना। फिर फ्रैंकी का दिल बहलाने कार्वर उसके फेवरेट टेडी बियर को ट्रेन करने लग गया। अगर फ्रैंकी इनके साथ चलने के लिए मान गई तो कार्वर इस टेडी बियर को भी फाइटिंग स्किल्स दिखा देगा। फ्रैंकी फौरन मान गई, लेकिन रात में फ्रैंकी का ध्यान गया कि उस टेडी बियर के ऊपर किसी का खून लगा था। खून के निशानों का पीछा करते करते फ्रैंकी कार्वर की डेड बॉडी तक पहुंची, यानी किसी होस्ट ने असली कार्वर को मारकर घर में उसकी जगह ले ली। फ्रैंकी ने फौरन ये खबर अपनी माँ को बताई। उवाने ने फ्रैंकी को एक अलमारी में छुपा दिया और खुद केलब की गन लेने चली गई। जल्दी कार्वर का होस्ट भी समझ गया कि शायद इन्हें उसकी सच्चाई पता चल गई। घर की तलाशी लेते वक्त कार्वर ने नन्ही फ्रैंकी को ढूंढ लिया। वो लड़की बर्नार्ड और एशली को एक सुमसाम रेगिस्तान में ले गई, जहां उसकी गैंग सबका इंतजार कर रही थी। लड़की ने गैंग लीडर को बैग थमा कर दिखाया कि जिन लोगों से वो मिलने जा रही थी वो एक्चुअल में होस्ट थे और बर्नार्ड ने उन होस्ट को मारकर इनकी मदद की है। फिर बर्नार्ड ने लीडर को बताया कि वो जानता है कि ये सारे इस रेगिस्तान में दफन वेपन को ढूंढ रहे थे, ऐसा वेपन जो डेलॉस से लड़ने में इनकी मदद कर सकता है। बर्नार्ड अच्छे से जानता था कि वो वेपन इस रेगिस्तान में कहां दफन है, क्योंकि बर्नार्ड ने सिमुलेशन वर्ल्ड में सब इधर खुदाई करके देख लिया था। बर्नार्ड वो शवल भी यहाँ इसीलिए लाया था। मेव और केलब मेंटेनेंस बे से निकलकर इस सीक्रेट लैब में पहुंच गया, जहां कुछ रोबोट्स, पैरासाइट्स और मक्खियों पर रिसर्च कर रहे थे। केलब को वहां देखते ही कंटेनर में कैद मक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। मेव को इस रूम में अजीब सी वाइब्रेटिंग आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन केलब उस बजिंग साउंड को नहीं सुन पा रहा था। फिर उन्होंने सामने रखे मॉनिटर्स पर देखा कि कुछ टेस्ट सब्जेक्ट उस बजिंग आवाज के इशारों पर पजल सॉल्व कर रहे थे। पजल सॉल्व करने की कोशिश के बाद सब ने बंदूक उठाकर सुसाइड कर लिया। तभी केलब ने देखा कि उनमें से एक सब्जेक्ट तो उसकी बेटी फ्रैंकी है। मेव को सिस्टम एक्सेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हैकिंग से बचाने डेलॉस ने उनका सिस्टम अपग्रेड कर दिया था। फ्रैंकी को बचाने की खातिर मेव ने पूरी ताकत लगाकर सिस्टम हैक कर लिया और फ्रैंकी के केज का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही केलब ने भागते हुए जाकर फ्रैंकी को गले लगाया, लेकिन तभी वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। उधर मेव के ऊपर विलियम के होस्ट ने हमला किया। मेव ने एक को तो मार दिया, बट फिर दूसरा उसके पीछे पड़ गया। पहले हमें लगा था कि शायद कार्वर का होस्ट फ्रैंकी को उठाकर यहाँ लाया होगा, बट ऐसा नहीं था। उस रात वाडे ने सही समय पर होस्ट को मारकर फ्रैंकी की जान बचा ली थी। ये तो फ्रैंकी की होस्ट कॉपी है, जिसे डेलॉस ने केलब को फंसाने के लिए बनाया था। फ्रैंकी के होस्ट ने केलब को जकड़कर उस पर मक्खियों से हमला कर दिया। एक मक्खी सीधा केलब की बॉडी में घुस गई। फिर फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि 7 साल पहले केलब और मेव रेहोबोम के आखिरी बैकअप को तबाह करने गए थे। रेहोबोम तो तबाह हो गया, लेकिन इस मिशन में केलब बुरी तरह से जख्मी हो गया।
केलब को लगा कि वो अब नहीं बचने वाला, लेकिन मेयो ने उसके इम्प्लांट को हैक करके किसी तरह केलब की कॉन्शियसनेस को जिंदा रखा और उसकी जान बचा ली। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। होश आते ही शार्लेट ने केलब को बताया कि ये मक्खियां डेलॉस के बनाए स्पेशल पैरासाइट को कैरी कर रहे थे। ऐसा पैरासाइट जो ह्यूमंस की बॉडी में घुसकर उनके दिमाग पर कब्जा करता है। इस पैरासाइट की बॉडी में घुसते ही डेलॉस उस बजिंग साउंड के जरिए ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते थे। डेलॉस इस नए थीम पार्क के जरिए उसी पैरासाइट को दुनिया भर में फैलाना चाहता है, एक पैंडेमिक की तरह, ताकि धीरे धीरे डेलॉस दुनिया के सारे ह्यूमंस को कंट्रोल कर सके। मेयो ने किसी तरह सिस्टम को हैक करके जोरदार साउंड फ्रीक्वेंसी रिलीज की, जिस आवाज से विलियम और शार्लेट बेचैन हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर केलब और मेयो ने शार्लेट को पकड़ लिया। केलब चाहता है कि शार्लेट जल्द से जल्द पैरासाइट से पीछा छुड़ाने का इलाज बता दे, लेकिन शार्लेट बिल्कुल भी मुंह खुलने को तैयार नहीं थी। ये लोग यहाँ बहस करके और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो केलब और मेयो शार्लेट को किडनैप करके बाहर पार्क चले गए। पीटर वाले इंसिडेंट के बाद से ही क्रिस्टीना की स्लीप साइकिल बिगड़ चुकी थी। आधी रात को सोने से पहले क्रिस्टीना ने ये टावर की पेंटिंग बनाई थी। माया भी डरावने सपने की वजह से पिछली रात ठीक से सो नहीं पाई। माया ने सपने में देखा कि मक्खियों के झुंड ने उसकी फैमिली पर हमला कर दिया। दोनों ही अपने दिमाग को शांत करने फिर से ब्लाइंड डेट पर चले गए, बट इस बार माया ने क्रिस्टीना के लिए एकदम परफेक्ट मैच चूज किया था, टेडी से मिलते ही क्रिस्टीना को उसके साथ इंस्टेंट कनेक्शन महसूस हुआ, मानो जैसे ये दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। केलब और माया थीम पार्क से भागने ही वाले थे कि तभी किसी ने फिर से उस साउंड सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया। मशीन से ऑर्डर मिलते ही थीम पार्क के सारे इन्फेक्टेड ह्यूमंस केलब और मेयो के पीछे पड़ गए। मेयो ने किसी तरह अपने एक्सपीरियंस को यूज करके केलब को वहां से भगा दिया, बट जाने से पहले एक गेस्ट ने केलब पर चाकू से हमला कर दिया था। रास्ते में केलब ने मेयो से पूछा कि बरसों पहले जब केलब अपनी जिंदगी से जूझ रहा था, तब मेयो उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर क्यों चली गई। केलब को मौत से लड़ता देख मेयो की समझ आया कि उसे अब एक मोर्टल पार्टनर की जरूरत है, एक ऐसा साथी जो केलब के साथ जिंदगी बिताकर बूढ़ा हो, क्योंकि होस्ट होने की वजह से मेयो की उम्र तो बढ़ने से रही। मेयो के जाने के बाद केलब को हॉस्पिटल की नर्स वाडे से प्यार हो गया और आगे चल के उन्होंने फैमिली बनाई, यानी मेयो ने केलब की खुशी के लिए खुद को उससे दूर कर दिया। बरसों तक अकेला रहने के बाद मेयो को केलब की फिर से याद आने लगी थी। मेयो ने ग्रिड को हैक करके केलब को सिस्टम में ढूंढने की कोशिश की। मेयो की बस इसी एक गलती की वजह से डेलॉस को उसकी सीक्रेट लोकेशन पता चली और इसी चक्कर में डेलॉस ने केलब को भी ढूंढ लिया। अगर उस दिन मेयो केलब को ढूंढने की कोशिश नहीं करती तो आज वो अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता। कुछ ही देर बाद तीनों पार्क के बाहर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। केलब ने ऊपर कंट्रोल रूम में जाकर शार्लेट को बांध दिया और अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलवाया। विलियम भी इनके पीछे पीछे इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया था। केलब के दिमाग में घुसे पैरासाइट की मदद से शार्लेट ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। देख के लग रहा था कि केलब अब शार्लेट के कहने पर मेयो को मारने ही वाला था, बट एकदम एंड मोमेंट पर उसने किसी तरह खुद पर कंट्रोल वापस ले लिया और विलियम पर गोली चला दी। इन्हें लगा कि शायद विलियम का होस्ट मर गया, बट उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर विलियम ने मेयो को शूट कर दिया। केलब को बचाने की खातिर मेयो ने कंस्ट्रक्शन साइट पर लगे एक्सप्लोजिव्स उड़ा दिए। धमाके में मेयो और विलियम दोनों मारे गए, या कहो शट डाउन हो गए। गैंग लीडर को बर्नार्ड और एशली पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन लड़की के समझाने के बाद वो इन्हें एक चांस देने के लिए तैयार हो गया। फिर यह डिसाइड हुआ कि आधी गैंग बर्नार्ड के साथ उस वेपन को ढूंढने जाएगी और बची हुई आधी गैंग एशली को बंदी बनाकर अपने मिशन पर ले जाएंगे। फ्यूचर प्रिडिक्शन स्किल्स और सिमुलेशन के एक्सपीरियंस की बदौलत बर्नार्ड ने उस वेपन की लोकेशन ढूंढ ली। बर्नार्ड ने लड़की को बताया कि वो जानता है कि ये यहाँ पर अपने पापा को ढूंढने आई थी। बरसों पहले इस लड़की के पापा इसी एग्जैक्ट लोकेशन पर मारे गए थे, लेकिन किसी को उनकी लाश नहीं मिली। अगर इसे लाश मिल जाती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि लड़की के पापा वाकई में इस दुनिया में नहीं रहे। एज एक्सपेक्टेड बर्नार्ड को ऑलरेडी आगे का सारा फ्यूचर पता था। रेगिस्तान में खुदाई करने के बाद बर्नार्ड ने फाइनली उस वेपन को ढूंढ लिया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई लाश नहीं थी। और यहाँ आता है सीजन 4 का प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट। यह घुंघराले बाल वाली लड़की फ्रैंकी है, यानी केलब की बेटी, जो पिछले 23 सालों से अपने पापा को ढूंढ रही थी। इसका मतलब केलब, मेयो और विलियम की कहानी बाकी टाइमलाइन से 30 साल पीछे चल रही थी। सीजन 3 के बाद 7 साल का गैप, फिर 23 साल का टाइम जंप, यानी बर्नार्ड अराउंड 30 साल से सबलाइन में जी रहा था और बर्नार्ड जिस वेपन को ढूंढने यहाँ आया था वो वेपन मेयो है।
ये रेगिस्तान उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बना था जहां 30 साल पहले मेव ने एक्सप्लोजिव्स फोड़कर खुद की कुर्बानी दी थी। बट जल्दी हमें पता चला कि मेव का वो सैक्रिफाइस पूरी तरह से वेस्ट हो गया, क्योंकि मेव के मरने के कुछ ही देर बाद डेलोस के गार्ड्स ने केलब को भी मार दिया था। केलब को लगा था कि शायद उसके दोस्त उसे बचाने आए थे, लेकिन दरवाजे के बाहर शार्लेट के गार्ड्स खड़े थे। बट वेट, एक और ट्विस्ट आना बाकी है। केलब को मारने के बाद शार्लेट ने उसकी भी एक होस्ट कॉपी बना ली थी। पिछले कई सालों से केलब का होस्ट इसी लूप को बार बार जी रहा था। ये 278वीं बार है जब केलब ने अपनी फैमिली को बचाने की खातिर खुद की जान दी थी। लेकिन रियलिटी में केलब शार्लेट की नई कंपनी यानी ओलंपियड एंटरटेनमेंट में बैठा फिडिलिटी टेस्ट दे रहा था। फिडिलिटी टेस्ट ये डिसाइड करता है कि ह्यूमन की दिमाग की होस्ट कॉपी कितनी परफेक्ट बनी है। जब तक शार्लेट ने खुद से नहीं बताया तब तक केलब को लग रहा था कि वो वाकई में एक ह्यूमन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेलोस या ओलंपियड के बनाए होस्ट कॉपीज ने फाइनली फिडिलिटी टेस्ट पास कर लिया। जेम्स डेलोस के फेल्ड टेस्ट याद है ना? शार्लेट ने केलब को बताया कि अब काफी देर हो गई है। डेलोस तो कब का जीत चुका था। शार्लेट के पैरासाइट ने आसपास के ढेर सारे ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर दिया है। केलब को शार्लेट की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह फौरन मौका देखकर ओलंपियड एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग से बाहर भाग गया। जी हाँ, वही कंपनी जहां क्रिस्टीना काम करती है। बाहर आते ही केलब की नजर एक बड़े से टावर पर पड़ी। फिर उस टावर से निकले सिग्नल ने वहां के सारे ह्यूमंस को स्टैचू बना दिया। इस टावर को शायद कुछ होस्ट और गिने चुने ह्यूमंस ही देख सकते थे, वो ह्यूमंस जिनके दिमाग ने एक एज के बाद पैरासाइट को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। बट शार्लेट ने आगे की जनरेशन के बच्चों के दिमाग में बचपन से ही वो पैरासाइट डाल दिया था। यानी करंट जनरेशन के बच्चों को शार्लेट पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। ये देखकर केलब समझ गया कि शार्लेट बिल्कुल ठीक बोल रही थी। डेलोस वाकई में ये लड़ाई जीत चुका है। कुछ देर बाद ही शार्लेट के गार्ड्स केलब को वापस बिल्डिंग के अंदर ले गए और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।